नमस्कार विद्यार्थियों, शिक्षा मनोविज्ञान की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत। और आज हम शिक्षा मनोविज्ञान की 12वीं कक्षा में हैं और अधिगम के जो अन्य अवशिष्ट सिद्धांत हैं उसके बारे में आज इस कक्षा में हम चर्चा करने वाले हैं। छात्रों, यूँ तो मैंने जो पहली की वीडियो में आपको 4 सिद्धांत विशेष रूप से करवाए, थॉर्नडाइक, स्किनर, पावलोव, ये सिद्धांत अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त अन्य सिद्धांत भी है जो विभिन्न रीट, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड इत्यादि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो उस दृष्टि से इन सिद्धांतों को भी जानना आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो छात्रों, यदि हमारी वीडियो, हमारी क्लास आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो आइए आज की कक्षा हम प्रारंभ करते हैं। अधिगम के अन्य महत्वपूर्ण सिद्धांत जिसकी बात आज हम इस कक्षा में करने वाले हैं वह है, मैंने यहाँ 5वां क्रम दिया है क्योंकि 4 सिद्धांत हम पहले ही पढ़ चुके हैं। आज 5वां सिद्धांत पढ़ेंगे हम, जिसमें मुख्य हैं CL हल का प्रबलन का सिद्धांत, हल का प्रबलन का सिद्धांत। अगला है लेविन का क्षेत्रीय सिद्धांत, टॉलमैन का चिन्ह अधिगम सिद्धांत, मैस्लो का मानवतावादी अधिगम सिद्धांत, कार्ल रोजर्स का अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत और अल्बर्ट बांडुरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत। तो चलिए इन सिद्धांतों को हम प्रारंभ करते हैं और पहला हम देखेंगे CL हल का प्रबलन का सिद्धांत, जिसको कि हम रेनफोर्समेंट थ्योरी भी कहते हैं। छात्रों, इस सिद्धांत को देखिए, आप कैसे याद करेंगे कि हल का कौन सा सिद्धांत होता है? प्रबल। देखिए, जब हल यानी कि जो किसान जब खेत में हल चलाते हैं तो उनको बल का प्रयोग करना पड़ता है। तो इस सिद्धांत को कैसे याद करेंगे? हल ने कौन सा सिद्धांत दिया? प्रबलन का, हल का प्रबलन का सिद्धांत। आगे हम देखेंगे सिद्धांत के बारे में। हल अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे और इन्होंने 1915 में पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। देखिए, ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक है और कौन से सन में? 1915 में। कौन सी पुस्तक में? प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर। देखिए, जो हल है वह व्यवहारवादी है, व्यवहारवादियों में इनका स्थान है, इसलिए इनकी जो पुस्तक है वह भी क्या है? प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। यह थॉर्नडाइक व पावलोव के सिद्धांत पर आधारित है। आप यूँ मान लीजिए कि जो थॉर्नडाइक और पावलोव है वह इनके मित्र ही है, क्योंकि वह भी व्यवहारवादी और यह भी व्यवहारवादी। तो इन्होंने थॉर्नडाइक और पावलोव के सिद्धांत से प्रभावित होकर अपने इस प्रबलन के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। इस सिद्धांत के हम अन्य नाम देख लेते हैं कि इसके अन्य पर्यायवाची क्या है। पुनर्बलन सिद्धांत, आवश्यकता पूर्ति सिद्धांत, चालक न्यूनता सिद्धांत, विधिक सिद्धांत अथवा गणित विज्ञान आधारित सिद्धांत। देखिए, यह जो सिद्धांत है वह पुनर्बलन, हमने पहले ही कहा है कि रेनफोर्समेंट थ्योरी, इसका मतलब ही क्या होता है? पुनर्बलन। और आवश्यकता पूर्ति यानी जैसी जिसकी आवश्यकता होती है वैसा आगे बढ़ता जाता है, आगे हम प्रयोग द्वारा सिद्ध करेंगे। चालक न्यूनता सिद्धांत, यदि आपको आगे से आगे चीज़ें मिलती जाती है तो आप बढ़ते हैं, नहीं मिलती है तो आप न्यून गति को प्राप्त होते हैं, इसलिए इसको चालक न्यूनता सिद्धांत कहा गया। विधिक सिद्धांत कहा गया, ये एक सिद्धांत को जन्म देता है, ये गणितीय और वैज्ञानिक आधारित सिद्धांत है, मतलब कि एक वैज्ञानिक थ्योरी है इस सिद्धांत की, तो इस तरह से इसको विधिक अथवा गणित वैज्ञानिक आधारित सिद्धांत भी कहा गया। देखिए, ये परीक्षाओं में आया है कि विधिक सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित है, तो आपका उत्तर होना चाहिए हल के द्वारा प्रतिपादित है। तो किसी भी पर्याय को आप भूलिएगा नहीं, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। आगे हम बढ़ते हैं। सिद्धांत का अर्थ क्या है? मतलब कि हल ने इस सिद्धांत के द्वारा क्या प्रतिपादित करना चाहा है कि जो सीखने का आधार होती है वह आवश्यकता पूर्ति होती है। मतलब कि यदि आपके जीवन में आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है तो आप अधिगम करेंगे और नहीं हो रही है तो आप अधिगम नहीं करेंगे। हम इनका प्रयोग देख लेते हैं। इन्होंने भी अपना प्रयोग चूहे पर किया है और इस प्रयोग में मुख्य बात क्या है कि इन्होंने चूहे को पिंजरे में, यानी कि एक भूल भुलैया पेटिका है। भूल भुलैया आप जानते हैं, रास्ता पता नहीं होता है, एक बार प्रवेश करने के बाद में हम कहाँ से निकलेंगे ये मालूम नहीं होता है। ठीक ऐसी ही भूल भुलैया आप चित्र में देख रहे हैं,
इसमें चूहे को बंद किया गया, जिसको मेजगॉल बॉक्स भी कहते हैं। इसमें लेफ्ट के अंदर पानी रखा गया और राइट में भोजन रखा गया। यानी कि यदि इधर वाले रास्ते से आप जाएंगे तो आपको पानी की प्राप्ति होगी और उधर वाले रास्ते से जाएंगे तो आपको भोजन की प्राप्ति होगी। और पिंजरे में एक लीवर भी रखा गया, तो लीवर पे जैसे ही पाँव पड़ता तो इधर वाले लीवर पे पाँव पड़ता तो पानी की ओर आप पहुंचते और उधर वाले लीवर पे पाँव पड़ता तो आप भोजन की ओर पहुंचते। तो चूहे ने भूख से व्याकुल होकर भोजन की आवश्यकताओं को पूर्ण करने हेतु पिंजरे का लीवर दबाना सीख लिया। ठीक है, और वह जैसे ही राइट में जाता है तो लीवर दबता है और उसको भोजन मिलता है, और लेफ्ट में जाता है तो वो लीवर दबता है और उसको पानी मिलता है। धीरे धीरे चूहे की एक हैबिट हो गई कि अगर उसको पानी यानी कि प्यास लगी है तो वो पानी की ओर जा रहा है, और यदि उसको भूख लगी है तो वो भोजन की ओर जा रहा है। अतः हल ने इस प्रयोग के द्वारा स्पष्ट किया कि सीखना आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया के द्वारा होता है। जैसे चूहे ने प्यास के लिए पानी को प्राप्त किया, भूख के लिए भोजन को भूख लगी तो भोजन को प्राप्त किया। तो इस तरह से जैसी हमारी आवश्यकता होती है वैसा ही हम अधिगम कर लेते हैं। तो इस तरह से इन्होंने अपना यह प्रयोग चूहे पर संपादित किया। आगे हम देखते हैं कि सिद्धांत में मुख्य बात क्या है। हल के अनुसार प्रबलन यानी कि रेनफोर्समेंट दो प्रकार का होता है। कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं। प्राथमिक प्रबलन जिसे कि भोजन कहा गया, और द्वितीयक प्रबलन कहा गया भूख आवश्यकता। यानी कि पहला तो भोजन तो प्रबलन हो गया है ना, पुनर्बलन हो गया, लेकिन दूसरा क्या है, आवश्यकता। आपको उस भोजन की आवश्यकता है या नहीं है, आपको भूख है या नहीं है। देखिए भोजन कितने ही स्वादिष्ट रखे हो, लेकिन यदि आपको भूख ही नहीं है तो क्या वो भोजन आपको पुनर्बलन दे पाएगा, नहीं दे पाएगा। इसलिए प्राथमिक प्रबलन तो क्या हो गया, भोजन, और द्वितीयक प्रबलन क्या हो गया, उस भोजन की ओर ले जाने वाली भूख या फिर आवश्यकता। तो इस प्रकार से हमने इस सिद्धांत की मुख्य बातों को जाना। आगे हम देखते हैं कि इस सिद्धांत का शैक्षिक महत्व क्या है, शिक्षा में इसका निहितार्थ क्या है। तो बालक की क्रियाओं एवं आवश्यकताओं से संबंध स्थापित करना, यानी कि बालक की क्रियाओं एवं आवश्यकताओं में संबंध स्थापित करना। हम बालक की जो क्रियाएं हैं उनको आवश्यकताओं से जोड़े, मतलब उन दोनों में संबंध स्थापित करें। आगे देखेंगे आवश्यकता अनुसार पाठ्यक्रम निर्माण। जैसी बालक की आवश्यकता है उसके अनुसार ही हम पाठ्यक्रम का निर्माण करें। यदि ग्रामीण परिवेश का बालक है, कृषि में वह अपना बहुत अच्छा करियर बना सकता है, तो माफ़ कीजिएगा उसका पाठ्यक्रम हमको उसी तरीके का होना चाहिए जो आगे चल के उसके लिए काम आए। तो इस प्रकार का एक प्रयोग किया हल ने कि क्यों ना हम आवश्यकताओं के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्माण करें। और फिर आगे हम देखेंगे कि ये कह रहे हैं अपने सिद्धांत में प्रेरणा को बल। इन्होंने प्रेरणा को बल दिया कि जैसे प्रेरणा होगी, यहाँ पर चूहे के लिए भूख प्रेरणा थी जिससे प्रेरित होकर वह भोजन तक पहुँचा। तो इस तरह से जब तक प्रेरणा नहीं होगी तब तक हम अधिगम नहीं कर पाएंगे। तो विद्यार्थियों इस तरह से हमने हल के सिद्धांत को, हल का प्रबलन का सिद्धांत या विधिक सिद्धांत हमने आज पढ़ा। आगे हम दूसरे सिद्धांत की ओर चलते हैं, कर्ट लेविन का क्षेत्रीय सिद्धांत, जिसको कि हम फील्ड थ्योरी भी कहते हैं। देखिए जो कर्ट लेविन है वह संज्ञानात्मक या क्षेत्रीय संगठनवादी यानी कि व्यवहारवादियों से जो अपर है, जो व्यवहारवाद के अलावा अधिगम में क्षेत्र का, व्यवहार का, वातावरण का स्थान महत्वपूर्ण मानते हैं, उन विचारधाराओं वाले व्यक्ति है ये। और जो लेविन है उसको मतलब अब गेस्टॉल्टवादी जो सिद्धांतवादी हैं उनमें भी इनका नाम प्रमुख है। आप वर्दिमर कोखका और कोहलर को तो याद रखते हैं लेकिन लेविन को भूल जाते हैं। लेविन को भी याद रखिएगा, लेविन भी जो दूसरी विचारधारा है उसके धनी हैं। आगे हम देखेंगे ये फील्ड थ्योरी में क्या कहना चाहते हैं कि इस सिद्धांत के जो अन्य नाम है वह प्राकृतिक दशा सिद्धांत, सीखने का लक्ष्य सूझ सिद्धांत है। यानी प्राकृतिक दशाओं पर, हमारे वातावरण पे, हमारे पर्यावरण को जोर देता है, इसलिए सिद्धांत का नाम प्राकृतिक दशा सिद्धांत है। और सीखने का लक्ष्य सूझ सिद्धांत है, क्योंकि यह अपने अधिगम में सूझ, जैसे कि गेस्टॉल्टवादियों का मोटो ही क्या रहा है, सूझ, तो इन्होंने सूझ को महत्व दिया है, इसलिए इसको सीखने का लक्ष्य सूझ सिद्धांत भी कहते हैं। लेकिन यह लेविन का क्षेत्रीय सिद्धांत के नाम से अधिक प्रसिद्ध हुआ है, लेकिन इसलिए आप इस नाम को अच्छे से याद रखें, और फील्ड थ्योरीज को इंग्लिश में कहते हैं। आगे हम देखेंगे कि जो लेविन है वह जर्मन मनोवैज्ञानिक थे।
तथा इन्होंने 1917 में इस सिद्धांत को दिया। कौन से में? 1917 में। ठीक है, और ये कहाँ के हैं? जर्मनी के हैं। और आगे हम देखेंगे कि इनके अनुसार मानव व्यवहार व्यक्ति और वातावरण दोनों का प्रतिफल है। ठीक है, मानव और व्यवहार केवल उद्दीपन और अनुक्रिया का नहीं है जैसे कि व्यवहारवादी मानते हैं। ये क्या कहते हैं कि इनके अनुसार मानव व्यवहार व्यक्ति और वातावरण दोनों का प्रतिफल है। व्यक्ति भी महत्वपूर्ण है तो उसका वातावरण भी महत्वपूर्ण है, जिसे इन्होंने BPE कहा है। विद्यार्थियों आप ध्यान दीजिएगा, विभिन्न परीक्षाओं में इनका लेविन के BPE को पूछा है कि बी का मतलब क्या, पी का मतलब क्या और ई का मतलब क्या। इसको हम जानेंगे कि बी से अभिप्राय क्या है इनका। बी यानी बिहेवियर, ई यानी एनवायरमेंट और पी यानी पर्सन। ठीक है, यानी कि बी यानी बिहेवियर व्यवहार, ई एनवायरमेंट यानी कि वातावरण, पी यानी व्यक्ति। यानी कि ये अधिगम के अंदर व्यवहार को, वातावरण को और व्यक्ति को, तीनों को अत्यंत महत्वपूर्ण मानते हैं। तो मैं समझती हूँ कि यह सिद्धांत आपको समझ में आ गया होगा। इस सिद्धांत में विशेष बात क्या है वो हम देख लेते हैं कि इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी वस्तु का उसके वर्तमान वातावरण में मौजूद अन्य वस्तुओं से अलग करके न तो उसका प्रत्यक्षीकरण ही किया जा सकता है और न उसको अलग से ऐसी कल्पना कर स्मृति में संजोया जा सकता है। मतलब कि जो आप व्यक्ति को सिखाना चाहते हैं, जो उससे आप चाहते हैं, तो उसको आप उसके वर्तमान वातावरण से, जिस पर्यावरण में वह जीवित है, उस पर्यावरण से अलग करके आप उसे नहीं सिखा सकते हैं। ये सिर्फ एक कोरी कल्पना होगा, इसलिए हम वातावरण को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे कि जैसे एक उदाहरण के रूप से मैं समझाऊं मैं आपको कि कमरे के कोने में सांप है। व्यक्ति बैठा हुआ है कमरे में और उस कमरे के कोने में सांप है, किंतु जब तक व्यक्ति के दायरे में, उसके क्षेत्र में, दायरा यानी उसके क्षेत्र में, एनवायरनमेंट में वह सांप नहीं आएगा, उसके ज्ञान से होने वाला भय भी वह अनुभव नहीं होगा। मतलब देखिए, कमरे में व्यक्ति बैठा हुआ है और कोने में सांप है, लेकिन उस व्यक्ति को सांप के बारे में जानकारी नहीं है, तो वह व्यक्ति आराम से अपने काम जैसे करता है वैसे ही करेगा। क्यों? क्योंकि वह उसके दायरे में, उसके क्षेत्र में उस सांप की संकल्पना नहीं है। तो इस प्रयोग से क्या सिद्ध हुआ, इस उदाहरण से क्या सिद्ध हुआ कि जब तक हमारे वातावरण में जो चीज़ नहीं है उसको हम नहीं सीख पाएंगे। हम हमारे वातावरण से और वातावरण में भी जो ज्ञात तत्व है उनसे हम प्रभावित होते हैं। आगे हम देखेंगे, इसका शैक्षिक योगदान जान लेते हैं हम। अधिगमकर्ता जैविक प्राणी मात्र न होकर मनोवैज्ञानिक प्राणी है, अतः छात्र के जीवन दायरे में ही उसकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए। व्यवहारवादियों ने जिस तरह से उसको नचाया है, ठीक है, कभी उद्दीपक को दिखाकर और कभी उसको पुनर्बलन देकर, सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन देकर, ये ऐसा नहीं करते हैं। ये कहते हैं कि जो व्यक्ति है वो मनोवैज्ञानिक प्राणी है, उसका मन है, उसकी कुछ भावनाएं हैं, वो भी काम करती है और वो वातावरण जो उसके आसपास है वह भी काम करता है। अतः हम जो छात्र को सिखाना चाहते हैं वो केवल यांत्रिक रूप से नहीं सिखा सकते, हमें उसके जीवन दायरे में, उसके क्षेत्र में रहकर ही समस्याओं का समाधान करना चाहिए। आगे हम देखेंगे कि बालकों की योग्यता एवं शक्ति के अनुसार उपयुक्त मनोवैज्ञानिक वातावरण उपलब्ध करवाना चाहिए। जैसे बालक को जिस तरह की आवश्यकता है उसको उसी तरह का वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए, न कि सभी बालकों को एक ही डंडे से हाँकना चाहिए। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि जो लेविन है उन्होंने क्षेत्रीयता को या वातावरण को, एनवायरनमेंट को अत्यंत महत्वपूर्ण माना है सीखने में। और आगे हम बढ़ते हैं टॉलमैन के सिद्धांत की ओर कि टॉलमैन का जो चिन्ह अधिगम सिद्धांत है, देखिए टॉलमैन का सिद्धांत कौन सा है? चिन्ह अधिगम सिद्धांत, जिसको हम कहेंगे साइन लर्निंग थ्योरी। ये क्या कहते हैं? टॉलमैन भी अत्यंत महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक हुए हैं और इन्होंने भी काफ़ी सारे प्रयोग किए हैं और अपने प्रयोग के द्वारा अधिगम की एक थ्योरी यानी कि चिन्ह, या जिसको हम कहेंगे साइन लर्निंग थ्योरी को बताया है। तो अभी हम इसमें देखेंगे कि सिद्धांत के अन्य नाम क्या है। इसको हम कहते हैं प्रकट अधिगम सिद्धांत। प्रकट अधिगम सिद्धांत।
आगे प्रतीक अधिगम सिद्धांत, प्रतीक मतलब चिन्ह का ही जो पर्याय है वह क्या है, प्रतीक। तो प्रतीक अधिगम सिद्धांत, फिर हम कहते हैं चिन्ह पूर्णाकार सिद्धांत, संभावना सिद्धांत और अव्यक्त अधिगम सिद्धांत। इसको हम अव्यक्त अधिगम सिद्धांत भी कहते हैं। आगे हम देख लेते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार प्राणी का व्यवहार उद्देश्यपूर्ण होता है। टॉलमैन कहना चाहते हैं कि कोई भी निरुद्देश्यपूर्ण कार्य नहीं होता है, हर कार्य के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होता है। आगे हम देखेंगे कि इसमें सीखने के प्रतीकों के ज्ञान पर बल दिया जाता है कि जब हम कुछ चीज़ सीखते हैं तो एक प्रतीक, एक चिन्ह, एक आकार उसका हमारे मस्तिष्क में बनता जाता है, उसके आधार पर हम आगे से आगे सीखते जाते हैं। व्यक्ति वही अधिगम करता है जो वातावरण में चारों ओर चिन्ह अथवा उद्देश्य के रूप में विद्यमान रहता है। वही बात है, हम कहेंगे लेविन की बात को यह दोहरा रहे हैं। आगे हम देखेंगे कि इसमें यह सिद्ध किया गया है कि व्यवहार पर्यावरणीय उद्दीपकों से अभिप्रेरित होता है, कि हमारे आसपास में जो उद्दीपक होते हैं, जो स्टिमुलस होते हैं, उनके आधार पर ही हमारा जो व्यवहार है वह प्रभावित होता है, अभिप्रेरित होता है। इन्होंने अपना प्रयोग चूहों पर किया और चूहों के दो समूह ए तथा बी पर यह प्रयोग किया गया। मतलब कि इन्होंने चूहों के दो समूह बनाए और आप ये देख रहे हैं कि भूल भुलैया जैसा एक पिंजरा कह सकते हैं हम, इन्होंने रखा। इसमें क्या किया, इन दो समूहों में, मतलब इस जो भूल भुलैया नुमा पिंजरा है, इसमें भोजन रखकर एक समूह को भूल भुलैया में छोड़ दिया गया तो वे भोजन वाले स्थान पर जल्दी ही पहुंच गए। मतलब कि देखिए, जानवरों में यह एक क्षमता होती है कि वह भोजन को सूंघ लेते हैं कि भोजन है या नहीं है। तो मतलब भूल भुलैया के अंदर भोजन रखा गया और चूहों का जो एक समूह था उनको उस पिंजरे में छोड़ दिया गया और भोजन की सुगंध के कारण वह जो चूहे हैं भूल भुलैया को क्रॉस करते करते उस भोजन तक पहुंच गए। एक प्रयोग। अब जो दूसरा समूह बच गया था उस समूह को बिना भोजन रखे भूल भुलैया में छोड़ा गया, क्योंकि अब भोजन की कोई सुगंध नहीं आ रही है तो निश्चित रूप से चूहे क्यों तेजी से उस रास्ते तक पहुंचेंगे, वह धीरे धीरे लड़खड़ाते और वहां पर उस स्थान पर पहुंचे जहां उसे उनको निकलना था। देखिए, भोजन रखा हुआ था इसलिए पहला जो समूह था वो जल्दी से उस रास्ते पर पहुंच गया और भोजन नहीं रखा हुआ था तो जो दूसरा समूह है वो उस रास्ते तक नहीं पहुंच पाया। फिर एक प्रयोग किया गया कि जिन समूह को भोजन नहीं दिया गया था उस समूह को अब की बार भोजन रख करके और फिर भूल भुलैया में छोड़ा गया। और अब की बार क्या सिद्ध होता है कि वह चूहे भी उतनी ही जल्दी उस स्थान पर पहुंच गए जितनी जल्दी कि ए वर्ग के जो चूहे थे जो कि भोजन रखने के बाद पहुंचे थे। यानी कि यदि आपको उचित उद्दीपक मिले तो आप कार्य को जल्दी से सीख लेते हैं, शीघ्र उसका अधिगम कर लेते हैं। तो इस तरह से इन्होंने अपने प्रयोग द्वारा इस बात को सिद्ध किया। आगे हम देखेंगे कि सिद्धांत का शैक्षिक महत्व क्या है। ये कहते हैं कि शिक्षा देते समय आयु एवं अनुभव का ध्यान रखना चाहिए। हमें बालक की आयु के अनुसार और उसके अनुभव के आधार पर शिक्षा देनी चाहिए। शिक्षक को दंड एवं पुरस्कार का प्रयोग उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु करना चाहिए। आप यूं मान लीजिए, इन्होंने एक जगह भोजन रखा और एक जगह भोजन नहीं रखा, तो इसको दंड और पुरस्कार के रूप में आप मान सकते हैं। तो हमें जब सिखा रहे हैं तो हमें दोनों ही चीज़ें बालक को स्पष्ट कर देनी चाहिए कि अच्छा काम करोगे तो आपको पुरस्कार मिलेगा और यदि आप अच्छा काम नहीं करेंगे तो आपको पुरस्कार नहीं मिलेगा, इसके एवज में आपको दंड दिया जाएगा। तो ये इस तरह की थ्योरी इन्होंने अपने सिद्धांत के द्वारा सिखाई। आगे हम देखेंगे मैस्लो का मानवतावादी अधिगम सिद्धांत, जिसको हम क्या कहेंगे, ह्यूमनिस्टिक थ्योरी ऑफ लर्निंग। मानवतावादी अधिगम सिद्धांत से ही क्या प्रतिपादित होता है कि इन्होंने अधिगम में जो मानव है उसको इम्पोर्टेंस दी है, मानव को महत्व दिया है। कैसे, देख लेते हैं कि मैस्लो ने यह सिद्धांत 1954 में प्रतिपादित किया।
इनके अनुसार अधिगम एक मानवीय प्रक्रिया है जिसके द्वारा अधिगमकर्ता को अपने सभी प्रकार के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता मिलती है। मतलब ये एक मानवीय प्रक्रिया है, कोई उद्दीपन और इस चीज़ वाली बात नहीं है कि हम बिना बात के यांत्रिकता के आधार पर अनुबंधित होते जाएंगे और क्रिया करते जाएंगे। ये अधिगम करना हमारे स्वभाव में, मानव के स्वभाव में शामिल होता है, ऐसा इनका मत है। आगे हम देखेंगे, अधिगम स्वयं अपनी विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं द्वारा संपन्न होता है। मतलब व्यक्ति की जैसी आवश्यकताएं होती है वो वैसा ही अधिगम करता जाता है। मॉस्लो ने 5 प्रकार की आवश्यकता निम्न स्तर से उच्च स्तर तक बताई। विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा, यहाँ बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इन्होंने 5 प्रकार की मानवीय आवश्यकताएं बताई है। बार बार प्रश्न किया है, कई बार परीक्षाओं में आया है कि मैस्लो ने मानव की कितनी प्रकार की आवश्यकताएं बताई। कितनी प्रकार की आवश्यकता बताई? 5 प्रकार की। और किस स्तर में बताई है? निम्न स्तर से उच्च स्तर। और उसका क्रम क्या है? इस क्रम को गड़बड़ नहीं करना है, इसी फॉर्म में याद करना है आपको। पहली आवश्यकता है शारीरिक, फिर सुरक्षा, फिर प्रेम, और फिर आत्मसम्मान, और अंतिम है आत्माभिव्यक्ति। यानी कि जो आत्माभिव्यक्ति है वह उच्च स्तर की मानवीय आवश्यकता है। ठीक है, देखिए आवश्यकताओं की बात कर रहे हैं, इसलिए जो इसका नाम है मानवतावादी अधिगम तो है ही, लेकिन इसको मानवतावादी या फिर आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत भी कहते हैं। आवश्यकता पदानुक्रम से मतलब क्या है कि ये जो आवश्यकताएं हैं उनको एक क्रम के अंदर इन्होंने रख दिया है। अब निम्न स्तर की आवश्यकता पहली क्या होती है? शारीरिक। देखिए सबसे पहले व्यक्ति क्या करेगा? सबसे पहली आवश्यकता क्या होगी कि मेरा जो शरीर है वह रहे, तो शारीरिक, शरीर का बैलेंस बनाना सीखता है, यूं मान लेते हैं अपन। और दूसरा है सुरक्षा। अब जब शरीर मिला है तो हमें दूसरी हमारी आवश्यकता क्या होगी कि इस शरीर की सुरक्षा भी हो, तो दूसरी आवश्यकता क्या हो गई? सुरक्षा। तीसरा है प्रेम। जब हम सुरक्षित हो चुके हैं तो अब हम चाहते हैं कि सभी हमसे प्रेम करें, हमारे ऊपर करुणा दृष्टि रखे, सभी का प्रेम हमको प्राप्त हो। तो तीसरी आवश्यकता इन्होंने मानी प्रेम, यानी पहली शारीरिक, दूसरी सुरक्षा और तीसरा प्रेम। चौथा इन्होंने कहा आत्मसम्मान। जब हमको प्रेम मिलता है तो हम ये चाहते हैं कि सभी हमारा सम्मान भी करें, तो चौथी आवश्यकता क्या हो गई? आत्मसम्मान। और पांचवी है आत्माभिव्यक्ति। जब हमको सब कुछ प्राप्त हो जाता है तब हम क्या करते हैं कि हम अपने आप को अभिव्यक्त करते हैं, हम अपने आप को समाज के अंदर लेकर आते हैं। तो इस तरह से हम इनको एक ट्रिक बना करके याद कर सकते हैं कि सबसे पहले हमें अपना शरीर चाहिए, फिर सुरक्षा चाहिए, फिर प्रेम चाहिए, फिर आत्मसम्मान चाहिए, और फिर उसके बाद हम अपनी आत्माभिव्यक्ति करते हैं। तो उच्च स्तर कौन सा हुआ? आत्माभिव्यक्ति। इस क्रम को इसी तरह से याद कीजिएगा, क्योंकि कहीं से भी किसी क्रम को स्किप करके और आपसे पूछ लिया जाएगा कि मॉस्लो द्वारा प्रतिपादित आवश्यकताओं का पदानुक्रम क्या है। नीचे से भी पूछ सकते हैं और ऊपर से भी पूछ सकते हैं, इसलिए आपको ये क्रम याद रखना है। आगे हम बढ़ते हैं, इसका शैक्षिक महत्व देख लेते हैं कि मॉस्लो का ये मानवतावादी जो सिद्धांत है या आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत है उसका क्या महत्व है। अधिगम में आत्म अभिव्यक्ति पर बल दिया है इन्होंने कि व्यक्ति को अपनी आत्म अभिव्यक्ति, खुद को अभिव्यक्त करने पर जोर देना चाहिए, क्योंकि इनकी उच्च स्तर की जो आवश्यकता है वह क्या है? आत्माभिव्यक्ति। आगे, बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित। यह बालक को महत्व देते हैं, बालक मानव को महत्व देते हैं, उसकी आवश्यकताओं को महत्व देते हैं, इसलिए इन्होंने बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया है। शिक्षण अधिगम मानवीय आधार पर। अब मानवीयवादी दृष्टिकोण है इनका, तो जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है वो भी कैसी होगी? मानवीय आधार पर होगी। विद्यार्थियों के आत्मसंप्रत्यय विकास पर बल। आत्मसंप्रत्यय अंदर मतलब क्या है, उनके अंदर क्या सोचते हैं, आंतरिक शक्तियां क्या है, उस संप्रत्यय को समझने पर इन्होंने बल दिया है। अधिगम में आवश्यकताओं की पूर्ति का ध्यान, जैसा कि हम इससे समझ ही गए हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कार्ल रोजर्स का अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत, जिसको कि थ्योरी ऑफ एक्सपेरिमेंटल लर्निंग कहते हैं। कार्ल रोजर्स भी अत्यंत महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक हुए हैं और इन्होंने अधिगम में अनुभव को महत्व दिया है। अनुभव को महत्व देते हुए ये प्रतिपादित करते हैं। आगे हम देखेंगे कि अधिगम हेतु अनुभव पर बल दिया गया है
और वह अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। अनुभव को महत्व देने के कारण ही इस सिद्धांत का नाम अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत है। देखिए रोजर्स से क्या याद रखेंगे आप? अनुभव। ठीक है, रोज रोज हमको अनुभव होते हैं ना नए नए, तो इस तरह से याद रखिए आप कि अनुभवजन्य जो सिद्धांत है वो किसका है? रोजर्स का, कार्ल रोजर्स का। आगे हम चलेंगे। यह सिद्धांत संज्ञानात्मक अधिगम के स्थान पर अनुभवजन्य अधिगम के अर्जन पर बल देता है। समझ ही गए होंगे आप। इनके अनुसार अधिगम पूर्णतया विद्यार्थी केंद्रित होना चाहिए तथा अनुभवों के माध्यम से छात्र को शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति होनी चाहिए। मतलब जो भी आप सिखा रहे हैं बालकों को, वो उनको पहले अनुभव करवाएं और उसके बाद में सिखाएं। प्रैक्टिकल नॉलेज की ओर ये ले जा रहे हैं। आगे हम देखेंगे अंतिम सिद्धांत है हमारा ये बांडुरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत, सोशल लर्निंग थ्योरी। नाम से ही पता चल रहा है कि जो बांडुरा है वो कहते हैं कि समाज में रह कर के और सामाजिक व्यक्ति बनकर ही हम अधिगम कर सकते हैं। क्या कहा है इन्होंने वो देख लेते हैं हम। सिद्धांत के प्रतिपादक अल्बर्ट बांडुरा है। इनका पूरा नाम क्या है? अल्बर्ट बांडुरा। बांडुरा द्वारा दिया गया सिद्धांत स्किनर के व्यवहारवादी सिद्धांत का ही विस्तृत रूप है। तो जो बांडुरा है वो भी कौन है? व्यवहारवादी है। क्योंकि देखिए समाज की ये बात कर रहे हैं तो समाज का मतलब क्या है? जो जितना व्यवहारिक होगा वो उतना ही सामाजिक भी होगा, इसलिए ये भी व्यवहारवादी है। इनके अनुसार अधिकतर मानव व्यवहार अर्जित होते हैं जिन्हें व्यक्ति अपने जीवन काल में सीखता है। कि जो भी हम व्यवहार करते हैं वह हम अर्जित करते हैं। जितना अर्जन कर पाएंगे, जितना सीख पाएंगे, उतने ही हम आगे बढ़ेंगे। मानव क्रिया पर तीन कारक कौन कौन से हैं? ध्यान दीजिएगा विद्यार्थियों, पूछे गए हैं कि बांडुरा ने कौन से 3 कारकों को महत्वपूर्ण माना है अधिगम में। पहला है बाहरी वातावरण, दूसरा संज्ञानात्मक एवं आंतरिक घटनाएं, और तीसरा व्यवहार का परस्पर प्रभाव सदैव पड़ता है। यानी कि बाहरी वातावरण, संज्ञानात्मक या आंतरिक घटनाएं तथा व्यवहार का परस्पर प्रभाव सदैव पड़ता है। उपर्युक्त तीनों कारकों का केंद्र बिंदु बांडुरा ने आत्मतंत्र को बताया है। आत्मतंत्र यानी स्वयं से यहाँ अर्थ है, और ये कहते हैं कि हमारा जो बाहरी वातावरण है वो संज्ञानात्मक यानी कि हमारे मस्तिष्क से जो जुड़ा हुआ है वो आंतरिक, यानी इसी को आंतरिक कहा है, और व्यवहार जो हम करते हैं ये तीनों जुड़े हुए हैं। यानी हमारी मानसिक क्रियाएं, हमारा बाहरी वातावरण और हमारा व्यवहार, ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं। और ये किससे जुड़े हुए हैं? आत्मतंत्र से, यानी कि हमसे जुड़े हुए हैं। आगे हम देखेंगे आत्मतंत्र का कार्य आत्मनियंत्रण है। मतलब सेल्फ जो हम कहते हैं वो क्या करता है? आत्मनियंत्रित करता है, जिसका प्रत्यक्षण एवं चिंतन से विशेष संबंध है। चिंतन यानी हम क्या सोचते हैं, प्रत्यक्षण यानी क्या करते हैं, इससे अत्यंत संबंध है। किसका? आत्मतंत्र का। किससे संबंध है? प्रत्यक्षण से और चिंतन से। आत्मनियमन में आत्मप्रेषण, निर्णय प्रक्रिया, आत्मानुक्रिया सम्मिलित होती है। अब ये नियमन यानी अपने आप को नियंत्रित करने में क्या क्या होता है? आत्मप्रेषण, अपने आप को बाहर ले जाना, निर्णय लेना यानी डिसीजन पावर, और आत्मानुक्रिया यानी अपनी जो भी अनुक्रिया आप कर रहे हैं वह, ये तीनों सम्मिलित होते हैं। बांडुरा का मत है कि व्यक्ति दूसरों के व्यवहार का निरीक्षण करने के बाद उसे दोहराकर वैसी ही व्यवहार करना सीख लेता है जिसे उन्होंने अनुकरण या मॉडलिंग कहते हैं। देखिए छात्रों ध्यान दीजिएगा, प्रश्न आया है कि बांडुरा के अनुसार मॉडलिंग क्या है? अनुकरण। मॉडलिंग का मतलब क्या है? अनुकरण। अनुकरण क्या? दूसरे के व्यवहार को देख करके व्यवहार करना। दूसरे के व्यवहार को देख करके व्यवहार करना ही क्या कहलाता है? अनुकरण या मॉडलिंग। आगे हम देखेंगे बांडुरा के अनुसार निरीक्षणात्मक सीखना 4 अंतः प्रक्रियाओं द्वारा नियंत्रित होता है। और ये 4 अंतः प्रक्रिया कौन कौन सी हैं प्रक्रियाएं? अवधान प्रक्रिया, धारणात्मक प्रक्रिया, पुनः उत्पादक प्रक्रिया और प्रेरणात्मक प्रक्रिया। मतलब ये क्या कहना चाह रहे हैं कि जब हम किसी व्यक्ति को देख करके कुछ सीखते हैं तो 4 प्रकार की अंतः प्रक्रियाएं हमें नियंत्रित करती है। क्या करती है? पहले तो अवधान, हम ध्यान से उसको देखते हैं। धारणात्मक, फिर हम धारण कर लेते हैं हाँ मुझे भी ऐसा ही करना है। पुनः उत्पादक प्रक्रिया,
हम अपने दिमाग में वैसा ही करने की ठान लेते हैं और प्रेरणात्मक प्रक्रिया हम उसके फलस्वरूप वो कर जाते हैं। ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति बहुत परिश्रम कर रहा है, ठीक है, हमने ध्यान दिया, अवधान प्रक्रिया कि वो किस तरह से परिश्रम कर रहा है, ध्यान, धारणात्मक, मुझे भी ऐसे ही परिश्रम करना है, पुनः उत्पादक, मैं भी 8 घंटे पढ़ रहा हूँ, मान लीजिए वो पढ़ता है तो, और प्रेरणात्मक, और वैसे ही आप करने लग गए, आप 8 घंटे पढ़ने लग गए, यानी कि वैसे ही मेहनत आप करने लग गए। तो ये कह रहे हैं कि जब भी हम निरीक्षणात्मक सीखते हैं, हम किसी को देखकर सीखते हैं, तो ये जो 4 तत्व है वह हमारे व्यवहार को प्रभावित करते हैं। तो इस तरह से हमने बांडुरा को समझा। छात्रों, एक और भी सिद्धांत है जिसका नाम आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है, ज़्यादा विस्तार में नहीं करूँगी। एक सिद्धांत है प्रतिस्थापन अथवा समीपता का सिद्धांत, जिसको कि हम थ्योरी ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। और यह सिद्धांत किसने दिया? गुथरी ने दिया है। गुथरी का सिद्धांत कौन सा है? समीपता। इसको कैसे याद रखेंगे कि देखिए, जब चोटी गूंथते हैं, गुथरी गूंथना, कि जब चोटी गूंथते हैं तो अत्यंत समीप में बाल हो जाते हैं। तो गुथरी ने कौन सा सिद्धांत दिया था? समीपता का सिद्धांत। ये कुछ ऐसी आसान सी ट्रिक होती है जिससे हमें कठिन से कठिन सिद्धांत याद हो जाते हैं। तो गुथरी का जो सिद्धांत है वो कौन सा है? समीपता का या प्रतिस्थापन का सिद्धांत है। तो छात्रों, आपने हमें इस वीडियो में सुना और मैं समझती हूँ कि ये सारे सिद्धांत बड़े शॉर्ट तरीके से विस्तृत रूप में मैंने आपको समझाए हैं। हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमसे जुड़े रहिए। आगे हम अधिगम स्थानांतरण यानी लर्निंग ऑफ ट्रांसफ़र करेंगे आगे की कक्षा में, और उसके बाद में एक अधिगम से रिलेटेड टेस्ट सीरीज भी मैं यहाँ पर आपको दूंगी, जिसमें अधिगम के समस्त सिद्धांतों से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न जो विविध प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हैं उनका हम अभ्यास करेंगे। तो हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद। आज की कक्षा यहीं समाप्त करते हैं।